जब आप स्टार्ट करने लगें तो मुझे कोई इशारा कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद परवेज़ और आपको द ग्रो स्कूल की जानिब से ये मीटिंग में आपको इनवाइट किया गया है। आज की मीटिंग का जो मौजू है वो है पॉलिटिक्स। आपको अंदाज़ा है कि हमारी मुख्तलिफ़ तरह की मीटिंग्स यहाँ पे मुनक्किद की जाती हैं, जिसमें ग्रो रीडर्स के नाम से एक मीटिंग होती है, मुशायरे के नाम पे हम एक मीटिंग रखते हैं। आज की जो मीटिंग है उसका मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज की मीटिंग का मौजू है पॉलिटिक्स, यानी वो तमाम अफराद जो ये समझते हैं कि समाज के अंदर अगर कोई बेहतरी लाई जा सकती है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है, तो उन तमाम मसाइल का हल सियासत के अंदर पिन्हा है। जो लोग इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं, उन सब को हम आज के दिन दावत देते हैं। भले उनका नज़रिया लेफ़्ट ओरिएंटेड हो, राइट विंग पॉलिटिक्स से वो ताल्लुक़ रखते हों, मेन स्ट्रीम पार्टी से कोई ताल्लुक़ हो, जैसे कि पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक़ है, नून लीग के साथ उनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, या मजहबी पार्टीज़ के साथ वो वाबस्ता हैं, कोई भी एफिलिएशन है। लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि वो सियासत को इन तमाम तर मसाइल का हल गिरदानते हैं। तो उन सब लोगों को हम यहाँ पे बुलाते हैं और उनका जो पैटर्न होता है डिस्कशन का वो ये होता है कि शुरू में एक प्रेजेंटर यहाँ पे आते हैं जो इसके टॉपिक को ओपन करते हैं। जो भी उनका नज़रिया है वो यहाँ पे आके उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आज के दिन हमारे जो प्रेजेंटर होंगे वो काजी आसिफ साहब होंगे, जो इस टॉपिक को आके प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर हम तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उनके सवाल उनके जहन में आते हैं वो तमाम तर सवाल ओपनली वो सवाल कर सकते हैं, और सवाल जब आपका सेशन ख़त्म होने के बाद उस चीज़ के ऊपर ओपन डिस्कशन की जा सकती है। तो ये तरीक़ाकार होगा, ये डेकोरम होगा। तो हर महीने में ये मीटिंग एक दफ़ा मुनक्किद की जाती है। तमाम शुरका से रिक्वेस्ट है कि जैसे वो आज तशरीफ़ लाए हैं, नेक्स्ट मीटिंग में भी जब उनको बुलवाया जाएगा तो आप काइंडली ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अब मैं दावत दूंगा काजी आसिफ साहब को, वो आएँ और इस पॉलिटिक्स के मौजू को, जो कि आज शुक्रिया की मीटिंग का जो मौजू है वो वोट है। अगर हम वोट की बात करते हैं तो वोट 80% आवाम के पास दो ताकतें हैं, एक वोट है और एक मेहनत है। अब 80% आवाम को से वोट भी ले लिया जाता है, छीन लिया है, और मेहनत भी छीन ली गई है। तो किस तरीके से हम वोट को आज़ाद करें, किस तरीके से हम वोट को खुद मुख्तारी दें और लोग अपनी जो राय है वो दे सकें, तो उसके लिए जो बुनियादी बात है, मेहनत और वोट को यकजा करने का जो नुक्ता नज़र है, उसके तहत ही वोट आज़ाद होगा। क्योंकि इस वक्त तक वोट जो है वो असबियत के ताबे है, अकीदत के ताबे है, या किसी शख्सियत के ताबे है, जनवाबंदी के ताबे है। वहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है। हालांकि वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो समाजी है, लेकिन इस वक्त वोट को गैर समाजी बना दिया गया है। तो जो वोट को गैर समाजी बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सारी, एक ज़माना था जब वोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जब बादशाहों की हुक्मरानी थी, वहाँ पे ये होता था कि जिसके पास तलवार है, जिसके पास बंदूक है, या जिसके पास घोड़े सवार हैं, जत्थे हैं, तो वो जो है उस ज़माने को लोग शाही राज कहते हैं, बादशाहों का राज। अब उसके बाद एक ऐसा ज़माना आया जिसमें वोट है, अच्छा, वोट है, लेकिन वोट को बेमैनी बना दिया गया। वोट का जो जोर है कि वोट 80% आवाम की नुमाइंदगी करे, वो वोट को बेमैनी किस तरह बना दिया है, वोट को ताबे कर दिया है नोट के। अब वोट जब नोट के ताबे है तो यहाँ पे हर जो भी पॉलिटिक्स करता है वो बेसिकली वोट की ख़रीदारी के लिए करता है, या वोट को असबीती बनाता है।
यानी कि ऐसी असबियत बना देता है जहाँ पे लोगों का शऊर कुंद हो जाता है, उनके जहन और शऊर को बंद करके वो जो है वोट को लेके जाते हैं या वोट इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं अवाम की हुक्मरानी या कानून की हुक्मरानी या इंसानियत की हुक्मरानी जो है वो वोट की आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। अब जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि वोट किस तरह आज़ाद हो, ये बुनियादी सवाल है। हालांकि गुज़िश्ता 500 साल से वोट प्रैक्टिस हो रहा है जिन ममालिक में, जिस तरह अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, इनमें भी वोट प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी वोट आज़ाद नहीं है। वहाँ पे भी वोट ताबे है नोटों के, सरमाए के। तो वहाँ पे भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का राज है। तो किस तरीके से वोट को आज़ाद किया जाए? तो हम कहते हैं वोट और मेहनत जुदा क्यों हुई, वोट और मेहनत यकजा किस तरह होगी, ये बुनियादी क्वेश्चन है। जब मेहनत और वोट यकजा होगी तो उससे वोट आज़ाद होगा। अब मेहनत और वोट को किसने जो है जुदा कर दिया? कौन सी ताकत है, कौन सी क़ुव्वत है जिसने मेहनत और वोट को जुदा कर दिया? वो ज़ाती मलकियत की ताकत है। ज़ाती मलकियत एक ऐसी ताकत है जिसने वोट और मेहनत को जुदा जुदा कर दिया। अभी हम देखते हैं हमारे घर भी, ख़ानदान भी ज़ाती मलकियत के ताबे हैं। इसी तरह पार्टियां जो हैं वो भी ज़ाती मलकियत के ताबे हैं, और इवन जो है रियासत भी ज़ाती मलकियत के ताबे हो जाती है, क्योंकि जिनके पास ज़ाती मलकियत के अंबार हैं, सरमाए के अंबार हैं, नोटों के अंबार हैं, वो फिर पार्टियां अपनी बनाकर, और वो पार्टियां भी ऐसी बनाते हैं जो उनकी पार्टियां होती हैं। अगर उनको, उन शख्सियात को, पैसे वालों की शख्सियात को अगर निकाल दिया जाए तो वो जो है पार्टियां वहाँ पे बेमैनी बना देते हैं। जिस तरह यहाँ पहले एक तहरीक इंसाफ ने ये नारा भी लगाया था पहले, जी हम नज़रियाती जदोजहद करते हैं, नज़रियाती जदोजहद करते हैं, लेकिन फिर कहा जी नज़रियाती कैडर जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता कि इलेक्टेबल नहीं है हमारे पास। अब जो है इलेक्टेबल सामने हम लाते हैं। अब इलेक्टेबल कौन है? जिन्होंने असबियत को अपना एक ताकत का ज़रिया बनाया हुआ है और सरमाए को एक अपनी ताकत का ज़रिया बनाया। अब सरमाए की ताकत और असबियत की ताकत से जो पार्टियां वजूद में आएंगी वो 80% अवाम के मफाद की महफूज ना हो सकती हैं, ना होंगी। और 80% अवाम के मफादात किसके साथ हैं? तो हम कहते हैं 20 टोले के और 80% अवाम के मफादात डिफरेंट हैं। 80% अवाम जो है वो एक मेहनत के ज़ोर से और वोट की ताकत से इस जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है उसे डेवलप कर सकती है। और उसको डेवलप करने का जो मैकेनिज़्म है, हम उस पर डिस्कशन करते रहते हैं अक्सर, कि वोट का वहाँ पे डेवलप होगा जहाँ पे 3 ऑप्शन की आज़ादी हो। क्योंकि अगर 3 ऑप्शन की आज़ादी नहीं है कि यहाँ पे अगर हम इत्फाक करें तो ठीक है, इख्तलाफ करें तो सर में जो है डंडे लगें, या सवाल करें तो भी हमें जो है मारें पीटें, या हमें खौफ दिलाएं, या रोज़गार का खौफ हो, या किसी चीज़ का भी खौफ हो जिसमें की वजह से वो अपनी राय नहीं दे सकता। और जब वो राय नहीं दे सकता तो इसका मकसद ये है कि 3 ऑप्शन की आज़ादी नहीं है। राय को ग़ुलाम करना वोट को ग़ुलाम करने के बराबर है। तो हम वोट की आज़ादी की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वोट आज़ाद होगा इस असूल से, जो 3 ऑप्शन की आज़ादी का असूल है। इसे जो है हर घर में, हर पार्टी में और हर जगह पे जब ये लागू होगा कि भाई 3 ऑप्शन की आज़ादी के असूल को माना जाए, और ये जो है वो लोग जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं या पढ़े लिखे लोग कहते हैं या कहते हैं हमारे पास विजडम है, शऊर है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो 3 ऑप्शन की आज़ादी के असूल को तस्लीम करवाएं। फिर दूसरी जो बात है
अब 3 ऑप्शन की आज़ादी सिंपल अगर हम बात कर देते हैं तो अनारकी बन जाती है। यार एक कहेगा कि जी हम तो 3 ऑप्शन में आज़ाद हैं, तो हम कहते हैं 3 ऑप्शन की आज़ादी के साथ इस असूल को भी लागू किया जाए, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। डेमोक्रेसी का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी है। जिस तरह फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक उसका डेमोक्रेसी का एक असूल है, इसी तरीके से मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी भी डेमोक्रेसी का असूल है। अब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी का जो असूल है, हम कहते हैं जी अगर वोट जो है 55% पर पहुंच जाएं तो ये आप अंडर डिस्कशन लाएं, एजेंडा बन जाए, और जब वोट 70% पर आएँ ये हो फैसला। तो वोट की ताकत से कानून वजूद में आता है, वोट की ताकत से रियासत पे हुक्मरानी वजूद में आती है। तो वोट किसके पास है? हम कहते हैं 80% अवाम के पास है। अब 80% अवाम अपने वोट को किस तरह जो है उसके वोट को बेमैनी बनाते हैं, यानी असबियत का शिकार करके। तो वो किस तरह असबियत से निकलें? तो 3 ऑप्शन की आज़ादी से वोट जो है असबियत से निकलेगा, अकीदत से निकलेगा, और जो है जनबाबंदी और फ़िरका बंदी की सोच जो है ख़त्म होगी। इसी तरीके से जो बुनियादी क्वेश्चन ये है क्या है जो भाई, जिस तरह हम कहते हैं सरमाया एक ताकत है, तो सरमाया जो है वो किसकी पैदावार है? मेहनत की। अब मेहनत को कौन करता है? 80% अवाम। और 80% अवाम की मेहनत 20% के पास क्यों चली जाती है? हम कहते हैं इसलिए चली जाती है कि 80% अवाम के अंदर ज़ाती मलकियत की सोच डाली हुई है। अगर वो ज़ाती मलकियत की सोच उनके जहन में ना हो, वहाँ पे जो है ज़ाती मलकियत जो है स्वायत्त तकसीम के, डिवाइड एंड रूल के कोई चीज़ काम नहीं करती। लोग यूनाइट एंड डेमोक्रेसी की तरफ क्यों नहीं आते? ज़ाती मलकियत और डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है वो साथ जोड़कर उनको बेमकसद और बेमैनी बना देता है। तो हम कहते हैं कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल के फार्मूले से लोगों को निजात दिलाई जाए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल के फार्मूले में 2 चीज़ें जो हैं बुनियाद हैं उसकी, एक ज़ाती मलकियत और दूसरी असबियत। अब जब हम कहते हैं जी असबियत, तो इंसानियत की नफ़ी होती है। जब हम कहते हैं जी आमरीत, जमहूरियत की नफ़ी होती है। और जब लोग कहते हैं जी ज़ाती मलकियत, तो इकाई मलकियत की नफ़ी होती है। तो इकाई मलकियत जो है वो बामी इकाई मलकियत जो है बनाने से वोट और मेहनत जब जुड़ते हैं तो वोट आज़ाद होता है। अब बामी इकाई मलकियत कहाँ बनाएं? तो हम कहते हैं जी बामी इकाई मलकियत जो है आप अपनी फैमिली में बनाएं, क्योंकि आप 99% जो है अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए काम करते हैं। कोई ये कहे कि जी हम नहीं करते, हम कहते हैं ये गलत है, क्योंकि ख़ानदानों के अंदर इसारदारी जो है वो प्रैक्टिस होती है, वहाँ इस्तिसाल नहीं होता। लेकिन जब ज़ाती मलकियत जो है वहाँ पे आती है तो वो इसारदारी की जगह फिर खजलदारी आ जाती है, इस्तिसाल आ जाता है। तो ये वहाँ जिस वक़्त ज़ाती मलकियत की जगह पे ख़ानदानी मलकियत का तस्वर दिया जाए कि ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत, तो ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत फिर आगे जो है पार्टी की मलकियत। अब पार्टियों की मलकियत का तस्वर है, कानून है, लेकिन अभी भी देखें 3 जो है पार्टियों के केस चल रहे हैं। एक मुस्लिम लीग के ऊपर है, एक तहरीक इंसाफ के ऊपर है, एक पीपल्स पार्टी। इमरान यही कह रहा था तीनों के ख़िलाफ़ जो है एक ही दफ़ा मुकदमे चलाए जाएं। अब उनके ऊपर क्या केस हैं, क्या मुकदमे हैं? उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो बुनियादी तौर पर ये मुकदमा है कि उन्होंने पार्टी के नाम पे सरमाया लिया और अपने ज़ाती जो है अकाउंट में डाले। यही जो है ब्लेम जो है इल्ज़ाम इस पर था, इमरान पर था, और यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी वालों पर है, यही इल्ज़ाम मुस्लिम लीग वालों पर है कि आपने पार्टी के नाम पे आपने जो है सरमाया लिया लेकिन अपने ज़ाती अकाउंट में लिया। इसी तरीके से रियासत जो कहते हैं जी करप्शन करप्शन, कितना नारे लगाए हैं इमरान खान ने, तो उसने ये नहीं बताया कि करप्शन क्यों होती है। भाई जिधर ज़ाती मलकियत का निज़ाम होगा वहाँ करप्शन होगी। अब करप्शन जो है, अभी जिस तरह
फिर वो ज़ाती मलकियत बनाने के लिए जब वो स्टेट पर कब्ज़ा करते हैं या स्टेट पर इक़्तिदार हासिल करते हैं, तो वो वहाँ से रियासती मलकियत को किधर तब्दील कर देते हैं, ज़ाती मलकियत में। तो हम कहते हैं तमाम समाजी बीमारियों की जड़ जो है वो ज़ाती मलकियत है। ज़ाती मलकियत की वजह से वोट और मेहनत आपस में जुदा जुदा होते हैं। ज़ाती मलकियत को जब आप इकाई मलकियत में डालेंगे तो वोट और मेहनत जो है वो यकजा होंगे, और जब वोट और मेहनत यकजा होंगे तो वोट भी आज़ाद होगा और मेहनत भी आज़ाद होगी। इसके बगैर ये एक नेचुरल असूल है। तो इकाई मलकियत किस तरह हम पर क्या बना सकते हैं आप लोग, इकाई मलकियत आप किस तरह बना सकते हैं? तो हम यही कहते हैं कि 3 तरह की इकाई मलकियत का कॉन्सेप्ट हम देते हैं। बल्कि हम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके मंशूर में हमने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि 3 तरह की इकाई मलकियत आप सामने लाएं, जिसकी वजह से मुल्क भी आज़ाद होगा, लोग भी आज़ाद होंगे, ख़ुद मुख्तार होंगे, खुशहाल होंगे, और उनके ये तमाम समाजी बीमारियों से वो निजात हासिल कर सकेंगे 3 तरह की इकाई मलकियत से। वो 3 तरह की कौन सी इकाई मलकियत? हम कहते हैं ख़ानदान के अंदर, पार्टी के अंदर और रियासत के अंदर। ज़ाती मलकियत अव्वल से आखिर तक जो है जितनी भी है, नीचे से लेकर ऊपर तक, रज़ाकराना तौर पर, शऊरी तौर पर ख़त्म की जाए, ना कि जबरन। ये जबर का जो पहलू है, अगर जिस तरह इनकलाब आए भी हैं दुनिया में, उन्होंने कहा जी हम जो है जबरन जो है तशद्दुद के ज़रिए, तसल्लुत के ज़रिए उन्होंने इकाई मलकियत के बनाने की कोशिश की। हम कहते हैं नहीं, जमहूरी तरीके से। तो ख़ानदान को जमहूरी बुनियादों पर ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत बनाई जाए, इसी तरह पार्टी को जमहूरी बुनियादों पर उसकी पार्टी मलकियत बनाई जाए, और रियासत को जमहूरी बुनियादों पर रियासती मलकियत बनाई जाए। तो फिर ये जो रियासत है ये फिर एक फलाई रियासत होगी। तो हम कहते हैं फलाई रियासत कौन सी है? जो जमहूरी है। तो जमहूरी फलाई रियासत जो है, फलाई जमहूरी रियासत जो है वो तभी बन सकती है जब वोट आज़ाद हो, जब मेहनत आज़ाद हो। तो मेहनत और वोट तभी आज़ाद हो सकते हैं जब मेहनत ज़ाती मलकियत से, जब इंसान का शऊर ज़ाती मलकियत से निजात हासिल करे। क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर ज़ाती मलकियत के लिए नहीं ज़िंदा रहता, वो अपनी फैमिली के लिए ज़िंदा रहता है, अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदा रहता है। उसके अंदर इंसानियत का जज्बा है, लेकिन ये खजलदारी निज़ाम ने लोगों को इंसानियत से एवानियत की तरफ ले आया है, और वहाँ पे उसके अंदर इंसानियत को इस हद तक कुचल दिया है कि वो बुनियादी तौर पर उसके अंदर अभी बर्बरियत, बड़े स्टेट लेवल पर भी देखें, वो जब इराक़ की जंग हुई तो वहाँ पे एक परिंदा जो है वो आयल की वजह से मर रहा था। तो पूरे मीडिया पर ये हो रहा है कि उसने जो है इराक़ का जो सदाम है, उसने जो है जी आयल टैंकर जो हैं उसने समुंदर में डाल दिए, जिसकी वजह से परिंदे मर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो खुद कारपेट बमिंग कर रहे थे। तो कारपेट बमिंग करके इंसानों को मार रहे हैं, लेकिन जो है आम जो है जी परिंदा मर रहा है। यानी कि ये सारी की सारी सोच को डाइवर्ट करने की बातें की जाती हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहला और बुनियादी मसला है ये है कि इंसान के वोट को आज़ाद किया जाए, इंसान के वोट को खुद मुख्तारी दी जाए। और इंसान का वोट ग़ुलाम होता है तो ज़ाती मलकियत की वजह से, और इंसान का वोट आज़ाद होगा तो इकाई मलकियत की वजह से, नारे मारने से नहीं होगा। जिस तरह इमरान कहता है साम्राज्य मुर्दाबाद, अब उसको ये नहीं पता साम्राज्य की ज़िंदगी किस में है। साम्राज्य की ज़िंदगी ज़ाती मलकियत में। वो अगर हम सब कितने लोग नारे मारते रहे, अमेरिका को जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, साम्राज्य जो है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा क्या है जो भाई साम्राज्य जो है वो बेसिकली ज़ाती मलकियत की पैदावार है। और अगर कोई मुल्क ग़ुलाम है, अभी मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे बनती हैं?
वो बेसिकली दुनिया भर की मेहनत को लेकर अपने पास ले आते हैं। तो किस तरह ले आते हैं? तो हम कहते हैं ज़ाती मलकियत की वजह से लेकर आते हैं। वो कहते हैं ना, किसी से पूछा जी, पहले कहानियाँ बनाते थे, ये देव है, जिन है, तो किसी ने कहा जी ये देव और जिन की जो है ज़िंदगी किस में है जी? फलाने तोते में है। तो उसे कहा जी उस तोते। इसी तरीके से साम्राज्य की जो ज़िंदगी है वो ज़ाती मलकियत में है, और ज़ाती मलकियत के ज़ोर से वो लोगों के वोट को ग़ुलाम बनाता है, और ग़ुलाम बनाकर डंडोरा पीटता है। ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। हम कहते हैं जमहूरियत ज़ाती मलकियत के निज़ाम में हो ही नहीं सकती। भले सारी दुनिया लगी रहे कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, ज़ाती मलकियत के निज़ाम डिवाइड एंड रूल के साथ जब मिलता है तो आमरीत बनती है, और आमरीत की इंतहाई शक्ल अजारादारी है, और अजारादारी की आला तरीन शक्ल साम्राज्य है। अब कोई कहे जी साम्राज्य को हम ख़त्म करते हैं, तो हम कहते हैं हर किस्म की अजारादारी जिसकी वजह से साम्राज्य पैदा होता है, तो वो अजारादारी कहाँ से पैदा होती है? हम कहते हैं बेसिकली वोट को ग़ुलाम बनाने की वजह से पैदा होती है। अब वोट ग़ुलाम किस तरह होता है? या तो बंदूक के ज़रिए होता है कि जी वहाँ पे राय की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर वोट ग़ुलाम होता है पैसे के ज़रिए। अब पैसे के ज़रिए भी वोट को वो ग़ुलाम बनाते हैं। फिर उसके लिए हम इसीलिए कहते हैं कि ज़ाती मलकियत की ज़रूरत आमरीत है, और आमरीत की ज़रूरत असबियत है। ये जनबे ऐसे नहीं बनते, वो आमरीत कायम करने के लिए जनबे बनते हैं। और आमरीत को क्यों उनको ज़रूरत पेश आ गई है कि आमरीत हो? वो ज़ाती मलकियत के लिए। तो इस वजह से जब आप इसारदारी का निज़ाम और वोट की आज़ादी का निज़ाम, क्योंकि वोट के बगैर, अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं जी गुस्से में जब आते हैं, यहाँ कोई ख़मैनी आना चाहिए, या कोई स्टालिन आना चाहिए, या कोई माओ आना चाहिए, या कोई इस किस्म का आदमी आना चाहिए जो बंदूक के ज़रिए सब लोगों को मार दे। हम कहते हैं जी दुनिया में अगर कोई तब्दीली आनी है आज के दौर में, तो वो वोट के ज़रिए आएगी। अवाम की ताकत वोट की ताकत है, वोट की ताकत अवाम की ताकत है, और वोट ही जो है कानून की हुक्मरानी। कोई कहता है जी हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम वो भी वोट की ताकत है। कोई कहता है जी अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, वो भी वोट की ताकत है। तो वोट के नुक्ता नज़र को हमें जो है उभारने की ज़रूरत है। वोट अदम तशद्दुद है, अदम तसल्लुत है, अदम तासब है। वोट जो है हम सब को अम्पला बनाता है। अभी देखें, अगर वोट ना हो तो ये जो मगरमच्छ हैं, ये आम लोगों के घरों में जाएं, वोट का मसला ना हो, ये उन लोगों से हाथ मिलाना गुजारा नहीं करते। लेकिन इनको पता है जी वोट के बगैर हम हुक्मरान नहीं बन सकते, तो फिर गली महल्ले में जाते हैं। वो जो हमारे उधर खाकरूप हैं, उनके पास भी एक एक नहीं 10-10 दफ़ा, ये अभी जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन हुआ, कभी एक जा रहा है, कभी दूसरा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से, वोट की वजह से। तो इसलिए अवाम की जो भी बात करता है, इंसानियत की जो भी बात करता है, समाज की जो बात करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट की आज़ादी और खुदमुख्तारी के साथ नथी है। तो हमें जो है वोट के लिए वो हर उस सोच को प्रमोट करना है जो वोट की अहमियत को उजागर करती है। और वोट एक ऐसी चीज़ है जो 80% अवाम की आज़ादी, ना सिर्फ 80% अवाम, दुनिया में कहते हैं जी मुल्क खुद मुख्तार हो। अब वो मुल्क खुद मुख्तार कैसे होंगे? जब आप अक़वाम मुत्तहिदा में वोट को राइज करेंगे। अभी वहाँ पे वोट राइज नहीं है, क्योंकि विटो पावर हैं 5। कोई करारदाद पास भी होती है तो उसे विटो कर देते हैं। अगर ये बात हो, वोट अगर अक़वाम मुत्तहिदा में लग जाए तो पूरी दुनिया में लोग जो हैं सुखी रहना शुरू हो जाएं। तो इसलिए ना अक़वाम मुत्तहिदा में वोट की बालादस्ती है, ना हमारे मुल्कों के अंदर पार्लियामेंट में वोट की बालादस्ती है, ना लोकल लेवल पर है। तो हम समझते हैं कि वोट का राज जो है, या वोट की जो आज़ादी है, वो जो है बुनियादी तौर पर इंसानियत का फ़लसफ़ा है। इसमें इंसानियत की बका, इंसानियत की तरक्की, इंसानियत की खुशहाली और बेहतरी वोट के साथ जुड़ी हुई है।
तो वोट के लिए हमें काम करना चाहिए, लेकिन वोट आज़ाद होगा इकाई मलकियत से। ज़ाती मलकियत के निज़ाम में वोट नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं बाहमी इकाई मलकियत ख़ानदान के लेवल पर, बाहमी इकाई मलकियत पार्टी के लेवल पर, बाहमी इकाई मलकियत रियासत के लेवल पर। तो इसे फिर हम कहते हैं कि जमहूरी फलाही रियासत का जो नुक्ता नज़र है वो वोट के साथ जुड़ा है। अगर वोट नहीं है तो जमहूरियत भी नहीं है, तो फलाह भी नहीं है। वैसे अगर वो कहते हैं जी हम सब कुछ दे देते हैं, देने से कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह है कि अगर कोई पोल्ट्री फार्म बनाता है तो मुर्गियां वो रखता है, उसको सब खाने के लिए चीज़ें दे देता है, डॉक्टर भी मुहैया कर देता है, लेकिन उसके साथ वो सलूक तो नहीं करता। वो कहता है जी प्रॉफिट के लिए मैंने ये पैदा की हैं, इनके लिए मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम कहते हैं इंसानों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ न समझें। इंसान राय देता है, आज़ादी के साथ वो बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। तो इंसान की आज़ादी और राय के लिए जो है वो वोट उसकी नुमाइंदगी करता है। समाजी यानी कि वोट कहते हैं राय को गिनती करने को, वोट कहते हैं राय की वोट काउंटिंग करने को। तो वोट को काउंट करना जो है राय को काउंट करना वोट है। तो इसलिए हमें जो है वोट के नुक्ता नज़र को, क्योंकि समाजी ज़हन वही है जो वोट को के आज़ादी की बात करता है। वो जो वोट को ग़ुलाम बनाना चाहता है, ना वो समाजी ज़हन है, ना इंसानी ज़हन है, ना जमहूरी ज़हन है। वो सिर्फ इस्तिसाली ज़हन तो हो सकता है, लूट मार का ज़हन तो हो सकता है, लेकिन समाजी ज़हन नहीं हो सकता। तो इसलिए वोट के नुक्ता नज़र को जो बातचीत वो भी कर दी है। का जो प्रेजेंटेशन का हिस्सा था वो इख्तिताम पजीर हुआ। अब इसके बाद जो भी मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें तो इस टॉपिक के ऊपर वो सवाल पूछ सकते हैं। वो इसके लिहाज से कोई भी इसका पहलू बना के उसके ऊपर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको रखेंगे सवाल जवाब को। उसके बाद इसके ऊपर ओपन डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो चाहें तो इस मौजू के ऊपर सवाल कर सकते हैं। आपने बड़े मुदल्लल और बड़े जामे अंदाज से वोट और मेहनत के हवाले से बात की। बड़ी मेहरबानी, बड़े गौर से सुनना पड़ती हैं आपकी बातें, वो हज़म करनी मुश्किल होती हैं। बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे जहन में एक चीज़ जो आ रही है, एक तो देखें 1933 तक हमारे बरसगीर में वोट का निज़ाम राज नहीं था। वो जो मलकियत वाले लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनकी ज़मीनें थीं, वही वोट के हकदार थे ना। आम लोग वोट का हकदार नहीं था हमारे इस माशरे में। ये सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त अगर हमारी कोई 400 मिलियन आबादी थी, यानी 40 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी, तो उसमें 1 मिलियन लोग वोट के हकदार थे। तो यहीं से हिसाब लगा लें। तो जो बेसिक सवाल मेरा आपसे या पूछना चाह रहा हूँ, ये वोट और मेहनत जो 80% लोगों के पास है, ये वर्ल्ड में इस वक्त कहीं राइज है? अगर राइज है तो कहाँ पे? और अगर राइज नहीं है तो क्या उसके लिए कौन कौन सी इनपुट्स हों, कौन कौन सी उसके लिए इनपुट्स की जाएं ताकि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए? ये आपसे पूछना है। वोट को यकजा करने का इस वक्त दुनिया में कहीं भी निज़ाम नहीं है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो कहते ज़रूर हैं कि हम वोट की बात करते हैं, और जो सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं हम मेहनत की बात करते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्री हैं वहाँ पे वोट का सिस्टम नहीं है। वो अगर आप मेहनत और वोट को जुदा कर देंगे तो फिर भी आमरीत बन जाएगी। और जब इधर सरमादार ममालिक में जो है वो मेहनत को अपने पास रख लेते हैं, लोगों को कह देते हैं कि आप वोट दे सकते हैं। वोट का इस्तेमाल मेहनत के ऊपर होता है, सरमाए को इस्तेमाल करने के हवाले से होता है। तो इसलिए दुनिया में कहीं भी ये वोट और मेहनत को नहीं लागू नहीं है। अलबत्ता इसके नज़रियात, सोच, अफकार सदियों से लोग इसके लिए जदोजहद करते रहे हैं। तमाम मज़ाहिब भी जो है इसीलिए काम करते रहे हैं। तमाम जो है
फ़िक्र दानिश की जिसने भी बात की है उसने हमेशा वोट की आज़ादी की बात की है और मेहनत की आज़ादी की बात की है। जिस तरह ख़ुद इस्लाम के अंदर ये बात आई थी कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो जितने भी एहसासें हैं आपके पास वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं वो आप बैतुल माल में दे दें। लेकिन वो बात जो है जो इशार की बात थी उसको तो किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसके बाद जो है उस बात पर ज़्यादा किया कि लोगों की गर्दनें काट कर वहाँ पे एहसासे पैदा किए जाएं। तो लोगों की दौलत को छीनने के नाम इन्होंने किसी ने इश्तराकियत रख दिया, किसी ने इस्लाम रख दिया, किसी ने ईसाई। हालांकि जोर ये नहीं है, जोर इस्लाम का भी इंसानियत है, इश्तराकियत का भी इंसानियत है, जमहूरियत का भी इंसानियत है, लेकिन प्रैक्टिकली मेहनत और वोट को यकजा करने का इस वक्त दुनिया में कहीं भी निज़ाम नहीं है। और ये हम इसीलिए हम कहते हैं कि ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी जो बुनियाद है ये इसी फ़िलासफ़ी पर है और ये लागू करेगी और करवाएगी और लोगों को गाइडलाइन भी देगी। क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं उस निज़ाम से, दोनों एक सोशलिस्ट निज़ाम है उससे भी तंग है और जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है उससे भी तंग है। क्योंकि निज़ाम उसी वक्त दुरुस्त होगा जब मेहनत और वोट यकजा होंगे, और मेहनत और वोट उसी वक्त यकजा होंगे जब ज़ाती मलकियत नहीं होगी। उधर उन्होंने सोशलिस्ट ममालिक में ज़ाती मलकियत की तो नफ़ी करते हैं, लेकिन वोट को जब उन्होंने वहाँ पे लागू नहीं किया तो वहाँ पे फिर कन्वर्ट हो गई जो उनकी इकाई मलकियत थी, रियासती मलकियत थी, ज़ाती मलकियत में, इजारादारी में। और इधर जो है वोट को बेमैनी कर दिया तो मेहनत जो है लूट लूट के अपने अंबार लगा दिए। ये बुनियादी बात। अच्छा, ये है जी कि ये जो इकाई मलकियत का जो नया कंसेप्ट आपने दिया है, इसमें इकाई से क्या मुराद? ख़ानदान की इकाई, निजी मलकियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें निजी मलकियत की बिल्कुल आप नफ़ी करते हैं, या निजी मलकियत का जो कंसेप्ट आप दे रहे हैं कि इकाई उसकी मालिक हो, इकाई की मलकियत, तो इस पर ज़रा रोशनी डालें जी। इकाई मलकियत की तो इकाई मलकियत तीन तरह की है, क्योंकि तीन तरह की इकाई मलकियत। पहली तो हम ख़ानदान के अंदर से ज़ाती मलकियत की बजाय ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत, अगर एक ख़ानदान के अंदर खावंद बीवी और उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों की और खावंद बीवी की मुश्तरका मलकियत, क्योंकि जितने भी रिश्ते अगर टूटते हैं तो वो ज़ाती मलकियत की वजह से, अगर रिश्ते बनते हैं तो इशार की बुनियाद पर बनते हैं, और रिश्ते अगर टूटते हैं तो इस्तिसाल की बुनियाद पर टूटते हैं। तो जब भी ख़ानदान के अंदर जो है हम कहते हैं जमहूरी बुनियादों पर, शऊरी बुनियादों पर ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत, ये तो एक मलकियत होगी। दूसरी मलकियत, जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने सियासी वर्कर जो हैं वो पार्टी मलकियत की बात करें। अगर वो पार्टी मलकियत की बात नहीं करेंगे तो वर्कर जो हैं वो उनके लिए खादम होंगे, उनके लिए एक तरह के मुलाज़म होंगे, उनके लिए काम करेंगे, वो सियासत नहीं करेंगे, वो एक समाज के अंदर किरदार नहीं अदा करेंगे, बल्कि वो समाज के अंदर लूट मार के निज़ाम के लिए मावनत करेंगे। तो दूसरी हम कहते हैं पार्टी की सतह पर जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टी मलकियत बनाएं। अगर 10 पार्टियां एक मुल्क में तो 10 पार्टियों की मलकियत है, 20 पार्टियां हैं तो 20 पार्टियों की मलकियत है। तीसरी जो है वो रियासती मलकियत है। अब हम कहते हैं रियासती मलकियत, अगर जिस तरह इन्होंने कहा जी कितनी रिजेंटमेंट हुई जी इसके लिए PIA को जी फ़रोख्त कर दो, स्टील मिल को जी डी नेशनलाइज कर दो, इसको रेलवे को डी नेशनलाइज कर दो, यहाँ पे GTS काटा था, GTS की ट्रांसपोर्ट थी उसको डी नेशनलाइज कर दो,
ये इसी तरीके से ये अनवर लाला उधर काम करते रहे TIP में, वहाँ पे 10-15 हज़ार जो है मुलाजम थे, सिर्फ इस वजह से कि डीनेशनलाइजेशन का जो नुक्ता नज़र था उसके लिए उस पूरी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। अगर उसे जो है रियासती मलकियत समझी जाती और रियासती मलकियत उसको प्रॉफिट का ज़रिया ना बनाते बल्कि ये कहते जी ये रियासत की मलकियत है, वो कहते हैं नहीं जी यहाँ पे ऑफिसर भी कहते हैं जी फ़रोख्त करो, कुछ हमें कमीशन दो, कुछ जो है लोग ले। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ज़ाती मलकियत करप्शन की बुनियाद है। कोई कहे जी करप्शन ज़ाती मलकियत के बगैर ख़त्म होगी या ज़ाती मलकियत की मौजूदगी में ख़त्म होगी, हम कहते हैं नहीं होगी। और ना ही कोई सोसाइटी में अमन आ सकता है। अमन आएगा ज़ाती मलकियत की नफ़ी की वजह से और इकाई मलकियत हम कहते हैं 3 तरह की है। ये हमें समझना, क्योंकि रशिया में जब बात हुई तो उन्होंने ख़ानदान की इकाई मलकियत की बात नहीं की। हम कहते हैं ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत। ख़ानदान एक हमारी नेचुरल इकाई है जहाँ पे हम इशार करते हैं। सारी दुनिया में अभी लोग जो हैं यहाँ से जाते हैं बाहर, सऊदी अरेबिया जाते हैं, मशरक़ वस्ता जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ काम करते हैं। काम करके किसके लिए देते हैं? ख़ानदानी इकाई के लिए। तो ख़ानदानी इकाई जो है उसे फिर हम कहते हैं उसकी यूनिटी जो है वो ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत में। तो ख़ानदान की मुश्तरका मिल्कियत, पार्टी की मुश्तरका मलकियत और रियासत होती पूरी अवाम की मुश्तरका मलकियत, तो उसे कहते ही पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उस पर जमहूरी कंट्रोल नहीं है। हम कहते हैं रियासत पर जमहूरी कंट्रोल हो, पार्टियां जमहूरी बन सकती हैं जब पार्टी मलकियत हो, और जब जो है ख़ानदान है वो भी ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत। तो हम जमहूरियत को, इकाई मलकियत को और इंसानियत को, तीनों को मिलाकर एक नाम देते हैं बामी इकाई मलकियत। बामी लफ्ज़ ऐसा है जो रज़ाकराना है, शौरी है, जिसमें ज़ोर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, जबर नहीं। तो बामी इकाई मलकियत की बात हम करते हैं। माशाल्लाह जी, काजी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो मैं थोड़ा सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे 2 निज़ाम हमारे नाकाम हो चुके हैं, अगर इसमें थोड़ा सा आप इस्लामी निज़ाम से भी, कोई इस्लामी माशी निज़ाम से भी कोई सिक्के निकाल के अपने इसमें डाल लें तो हमारी बहुत मदद करेंगे। है वो मशावरत पर है, और मशावरत कहते हैं इताअत के अंदर मशावरत, ये बुनियादी बात है। इसको अगर कोई समझ जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी। इताअत के अंदर मशावरत, बेतफाकी के अंदर मशावरत नहीं है कि आप इधर पास पिस्टल रख दें और जो है मशावरत करें। बात यह है, मशावरत के लिए अम्पला होना ज़रूरी है। अब अम्पला तब भी होंगे जहाँ पे जो मलकियत है वो सब की मुश्तरका होगी। तो ये इस्लाम का बेसिकली जोर है। इस्लाम इसार की बात करता है, इस्तिसाल की बात नहीं करता। तो हम ये कहते हैं दुनिया का कोई मज़हब भी इस्तिसाल की बात नहीं करता, दुनिया की कोई भी फ़िलासफ़र जो है वो इस्तिसाल की बात नहीं करता। हमने जो है किया है ये है कि दुनिया जहान के जितने भी सोच थी उसको इकट्ठा करके एक उसका बीज की शक्ल दे दी है। और जो बीज की शक्ल ये है, अब इसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो यूनाइट एंड डेमोक्रेसी। अब यही बात हम उर्दू में कहेंगे तो इत्तेहाद और मशावरत। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम दरअसल ये है कि वो एक औरत थी, उसके बेटा जो है फोत हो गया। तो आखिरी वक्त वो आप करता रहा। साहब ने पूछा क्या है जी, क्या बोल रहा था? उसने कहा जी वो आप करता था। उसने कहा आप तो पानी को कहते हैं। उसने कहा पानी को कहते हैं तो मुझे अगर पता होता है ये पानी को कहते हैं तो मैं जो है इस बुकियां भर के इस पानी देंदी। तो बेसिक गल ये है कि हुण उसां तुसीं आप आखो, पानी आखो, वाटर आखो, गल एक ही है। खैर तुसीं इस्लाम आखो, इस्लाम तुसीं खैर आखो,
और इसी तरह तुसी जदों डेमोक्रेसी होनी थे लोग हैं जियां उस कदे आखो मशावरत ते आखते ठीक है जी, आखो जमहूरीयत, जिस तरह इतने सूफी मोहम्मद आता सर जमहूरीयत इस्लाम दी दुश्मन है। हूँ उसको किसी पूछे हो भाई इस्लाम में तो मशावरत है, जमहूरीयत तो कम ही मशावरत आखते हैं, तो डेमोक्रेसी तो मशावरत आखते, तो मशावरत क्या वोट बगैर होंदी है? क्या 3 ऑप्शन की आज़ादी बगैर होंदी है? क्या विजडम आ तुसी इकट्ठा करने का नाम मशावरत नहीं आखते हो? जदों असी इतने ग्रामां में असी जदों जिरगे करते होंगे असें आंदे सारे माइक आपके पास ही रहता है। मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब, उनमें वोट का और जमहूरियत का कंसेप्ट कितना इनकॉर्पोरेट है, यानी वो कितना उसके अंदर मौजूद है मुख्तलिफ मज़ाहिब में? हर मज़ाहिब में जमहूरियत का वोट का कंसेप्ट है। हाँ, यानी कि जो आप ये कह रहे हैं ना क्या है जो भाई तमाम मज़ाहिब में या मुख्तलिफ मज़ाहिब में वोट का कंसेप्ट है, वोट और जमहूरियत का कंसेप्ट कितना है? हम कहते हैं कि बेसिकली अगर हम उसकी जोरी निगाह से देखें, एक होता है ना उसका जोर, अगर देखें जिस तरह वाटर का H2O है तो वो उसका एक फार्मूला है, वो उसकी जोर है, यानी आप कह रहे हैं माइक्रो लेवल पे। जी, जोर जो है उसका वो जमहूरियत भी है, मशावरत भी है, वोट भी है, मंबा उसका। लेकिन हुआ ये है कि अभी जिस तरह अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट चलती रही कि शुरा के ताबे इमाम हो या इमाम के ताबे शुरा हो, जो लोग जमहूरियत की बात करते थे वो कहते थे क्या है जे भाई ये जो शुरा जो है कि ताबे इमाम हो, लेकिन जो जमहूरियत को नहीं मानते थे, अपने ज़ाती मफाद के लिए करते थे, वो कहते थे नहीं जी इमाम के ताबे शुरा हो। तो ये बेसिकली लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए मज़ाहिब को भी इस्तेमाल किया, फ़लसफ़ों को भी इस्तेमाल किया, असबियत फैलाने के लिए उसके जोर को नज़रअंदाज किया। तो हम जो है बेसिकली जो इस्लाम का जोर है, इश्तराकियत का जोर है, और जो जितने भी मज़ाहिब हैं उनका जो जोर है उसके ऊपर बात करते हैं कि हम लैंग्वेज के ऊपर लोगों को लड़ाना नहीं चाहते। यानी सब मज़ाहिब खैर की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हमने डिस्कशन की, हमने कहा जी बताएं आया इस्लाम खैर की बात करता है या शर की बात करता है? उन्हें जी इस्लाम आया जो है फ़िरका वारियत की बात करता है या वदनियत की बात करता है? तो ये सारी बातें हमने की हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जोर जो है जिस वक्त तक वो लोग नहीं समझते। अभी मसला ये है कि हमारे यहाँ मौलवी भी जो हैं अपने पेट के लिए वो जो है गलत तशरीयात करते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। हम कहते हैं ठीक है, लोग खुद जो है एक वक्त आएगा समझेंगे, लोग समझते भी हैं। अभी ये फ़िरके किसने बनाए हैं? और एक तरफ कहें दुनिया में सबसे बड़ा जो शिरक है फ़िरका है, फ़िरका बनाना शिरक है। लेकिन वो शिरक क्यों बनता है? कि वोट की आज़ादी नहीं है। फ़िरका किसी ने कहा क्यों बनता है? आप आज वोट को 3 ऑप्शन की आज़ादी दें, तमाम फ़िरके ख़त्म हो जाएंगे। तमाम असबीतें जो हैं 3 ऑप्शन की आज़ादी के तहत मन, तो 3 ऑप्शन की आज़ादी से जब वोट आज़ाद होता है तो हम कहते हैं वोट की आज़ादी फ़िरका वारियत को भी ख़त्म करेगी, इंसानियत की बुनियाद है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ जो है आप जो भी सवाल करेंगे उसका महवर यही बनेगा कि वोट ग़ुलाम है। वोट की तशरीह जो है उन्होंने वोट को ग़ुलाम रख कर अपनी मर्ज़ी की तशरीह है लोगों के ऊपर। अगर वोट आज़ाद हो तो लोग कहेंगे यार ये गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, या मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी के असूल को माने ना, वो मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी के असूल को मानते हैं ना वो। इसलिए वोट जो है बुनियाद है हमारी। साहब अभी आपने बात की है ज़ाती मलकियत और अकाई मलकियत की, तो उन्होंने भी पहले यही सवाल किया था, उसको क्लियर नहीं हुआ अभी भी, कि आप निजी मलकियत को ख़त्म करके अकाई मलकियत की तरफ जाना चाहते हैं
या निजी मलकियत को बरकरार रख के आप अकाई मलकियत की बरकरार, क्योंकि अगर आप निजी मलकियत को बरकरार रख के अकाई मलकियत की बात करते हैं या पार्टी मलकियत की बात करते हैं तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे नाफिज़शुदा है। मतलब पार्टी की मलकियत अपनी होती है, उनके जो मेंबरान हैं उनकी निजी मलकियत अपनी है। वो ठीक है कि उसमें अगर करप्शन होती है या वो कोई दूसरे ज़रिए से वो ज़ाती मलकियत की तरफ ले जाते हैं वो बात है, लेकिन कानूनी तौर पे ये चीज़ें यहाँ पे नाफिज़शुदा हैं। तो इसको ज़रा वाज़ेह करते हैं कि हम ये कहते हैं जी, जिस तरह अभी एक मकान है, उस ख़ानदान के अंदर उसकी वाइफ भी होती है, बच्चे भी होते हैं, वालिदैन भी होते हैं। अब जिसके नाम पे मकान है, कानून क्या कहता है, वो फ़रोख्त कर सकता है, उसकी वाइफ नहीं फ़रोख्त कर सकती। उसका अगर वालिद के नाम पर है तो बच्चे नहीं फ़रोख्त कर सकते, बच्चे के नाम पर है तो वालिद नहीं फ़रोख्त कर सकता। तो इसका मकसद ये है कि ख़ानदान, उस कानून ने किसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, ज़ाती मलकियत को। ज़ाती मलकियत जो है वो यूनी मलकियत को तहफ़्फ़ुज़ देकर उसने घर में लड़ाई लगा दी है। तो वो ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत, यानी कि वो ख़ानदान से पूछ कर वो उसको डिस्पोज़ ऑफ करे। अब ख़ानदान के अंदर 5 अफराद हैं तो एक के नाम पे होता है, वो जब चाहता है कहता है जी बस मेरे नाम पे थी, कानून भी उसे तहफ़्फ़ुज़ देता, उसे ये नहीं पूछता, वो ये सिर्फ पूछेगा इसके नाम पे थी या नहीं थी। हाँ, तो इसको राइट है, इसको अख्तियार है फ़रोख्त करने का। तो हम ये कहते हैं कि किसी एक फ़र्द के नाम पर अगर कोई इसासे हैं और कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है तो हम उस कानून की उस निगेशन करेंगे, उसकी जगह पे इकाई मलकियत का कानून लाएंगे कि इकाई से पूछ कर, ख़ानदानी इकाई से पूछ कर वो इस पैसे इस्तेमाल करे। इसी तरीके से पार्टी का सरमाया जो है वो भी पार्टी के वर्करों के से पूछ कर इस्तेमाल करे, ना कि वो जो है एक आदमी जो है वो सब कुछ करे। नफ़ी करते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो पूछ के करें या न करें। नहीं, मैं पूछ के करने की बात आप समझे नहीं। मैं कहता हूँ कानून उससे ये अख्तियार जो है ख़त्म कर दे। मलकियत होती है वो पार्टी की मुशावरत थी, वो पैसे नहीं करते ना। एक मिनट, बात दरअसल ये है, आया जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस आम है, अगर मेरे नाम पे मकान है, मैं पाबंद ही नहीं हूँ कानूनी तौर पर अपनी वाइफ से पूछने का, कानूनी तौर की बात कर रहा हूँ। वैसे जो है वो तो पूछते होंगे, वो तो कानून के दायरे से बाहर। कानूनी तौर पर ना मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, ना अपने वालिदैन से पूछने का कानूनी तौर पर मजाज हूँ। वो कहते हैं जी इसकी ज़ाती मलकियत थी, ये फ़रोख्त कर सकता है। अब कानून क्या कहता है, उसे डिस्पोज ऑफ करने की इजाज़त देता है कानून। जब हम ये कहते हैं कि इकाई की मुश्तरका मलकियत होती है, ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत होती है, तो फ़र्द वाहिद उसे फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो इसलिए हम ज़ाती मलकियत की नफ़ी करते हैं मुकम्मल। काई साहब ये बात आपने ऐसा सवाल किया, काई साहब इसको मज़ीद ज़रा इस बात को मैं सलीस अंदाज से या सहल अंदाज से बताना चाह रहा हूँ या खोलना चाह रहा हूँ या आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे माशरे में कंबाइन फैमिली का निज़ाम तो मौजूद है, इस पर शक नहीं है, जो कि अभी कोई 1 डेकेड से या 20 साल से उसमें चेंज आ रही है, इनोवेशंस आ रही है, मैकेनिकल लाइफ होती जा रही है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी वो हमारा निज़ाम कंबाइन है। फार्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन माशरे में बहुत हमारे दोस्त हैं, अजीज़ व क़ारब हैं, काफ़ी अरसे से देखा है कि अगर किसी के 3-4 भाई हैं, उनमें से अमूमन एक मेहनत करता है, कमाता है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट देखें हमारी खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, इसमें खून है, कोई पेट्रोल तो है नहीं है। कहाँ तक उसने सरदारी करनी होगी, उस एक वो जो भाई है उसने कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं, करते करते इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि फिर उसके माइंड में ये आएगा कि मैंने मेहनत की है, ये मैंने मकान बनाया है, मैंने आपके काई साहब के कंसेप्ट के मुताबिक सेक्रीफाइसेस तो की हैं, लेकिन मेरे और भाई इस हवाले से मेरा साथ नहीं दे रहे, तो इवेंचुअली वो आइसोलेट हो जाएगा। मेजॉरिटी हमारे माशरे में ये एक मसला है। मेरा ख्याल है इस माशरे में अभी तक ये जो आप वाली बात है, ये बड़े आइडियलिज़म वाली बात है, और इस आइडियलिज़म तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगेगा मेरा ख्याल है। आइडियलिज़म वो बात होती है जो प्रैक्टिस नहीं हो सकती।
ये फ़िलासफ़िकली टर्म है। आइडियलिज़म उसे कहते हैं, यूटोपिया उसे कहते हैं जो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ये सिर्फ आज के दौर में कानून साजी का दौर है। कानून साजी, आप आइन बनाते हैं, पूरा आइन तब्दील हो सकता है। जो है कोई कानून बनाते हैं, पूरा आइन कानून तब्दील हो सकता है एक कानून की तब्दीली के साथ, कि कोई आदमी जो है अपने जो है जो वहाँ पे जो एहसासे हैं फैमिली के, वो फैमिली की मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी इजाज़त के बगैर या परमिशन के बगैर वो फ़रोख्त नहीं कर सकता। इतनी सी कानून साजी होगी, वो ज़ाती मलकियत की नफ़ी हो जाएगी। लेकिन काजी साहब, कुर्बानी अगर एक बंदा मसलसल दे रहा है, मेहनत भी उसी की है, मकान भी उसी की फाइनेंशियल इनपुट से, या उसकी जो मेहनत है, बोर्ड के साथ मेहनत है ना, उस मेहनत से उसने मकान बनाया है और उसने कुर्बानियाँ दी हैं भाइयों के लिए और जो बहनें उनके लिए, तो क्या वो नहीं, ये जो है ये अमली बात में कर रहा हूँ, जो हमारे माशरे में अमली बात है। नहीं, वो अमली माशरा तो हमारा इंसानी है ही नहीं है ना। हमने इसको इंसानी बनाना है। जब आपने कहा क्या है जब भाई दुनिया में वोट और मेहनत को यकजा करके कोई निज़ाम पेश किया गया है, तो हमने नहीं है। तो इंसानी माशरा तो बनेगा ही उस वक़्त जब वोट और मेहनत को यकजा करके आप माशरा बनाएंगे बामी इकाई मलकियत की बुनियाद पर। अभी जिस माशरे के अंदर रहते हैं, ये कहते हैं क्या है जो भाई एक आदमी कहता है जी मेरी मेहनत है, हम कहते हैं उस मेरे का वजूद भी एक तसलसल में है। अब मैं वकील हूँ, मुझे वकील बनाने में कितने लोगों का हाथ है, मेरे वालिदैन मेरे ख़ानदान ने मुझे वकील बनाया। अब पलट कर मैं कहूँ जी मेरी मेहनत है, हम कहते हैं उस ख़ानदान की नफ़ी है, इसारदारी की नफ़ी है। ये जो क्वेश्चन है क्या है जब भाई ये मेरी है, हम कहते हैं मेरी का तो कंसेप्ट है ही नहीं है। ये सोसाइटी में हमारी इवन ज़बान नहीं है, ये भी समाज की है। यानी हम अगर कहें जी मेरी ज़बान है तो पहाड़ में जाके बैठें, 6 महीने के बाद वो ज़बान ख़त्म हो जाएगी। सब चीज़ समाजी है। ये मेरी का जो फ़लसफ़ा है कि मैं जो है इलादा हूँ कोई समाज से हटकर, ये बेसिकली इब्नॉर्मलिटी है। और इब्नॉर्मलिटी 20 टोले ने पैदा की है। तो जो मेरे फाजल दोस्त ने बात की है वो ये क्या है जो पूछ कर बात हम लेते हैं, पूछ कर हम कानूनी तौर पर नहीं लेते, हम समाजी तौर पे लेते हैं। समाज तो इसारदारी पर है। अब हम कहते हैं कानून उसको कहाँ पाबंद करता है, एक आदमी के नाम पे अगर ज़मीन है वो ही फ़रोख्त करता है। तो हम जब ये कहते हैं कि जब वो ज़मीन उसने बनी है तो वो ख़ानदान की है, वो ख़ानदान से अलहदा होकर उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो डेवलप हुआ है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, उस्ताद बना है, उसके अंदर जो सलाहियत है सरमाया कमाने की वो किसने पैदा की है, वो पूरी इनपुट हुई है, वो इनपुट ख़ानदान ने की है। तो फिर ये ख़ानदानी मलकियत है। तो वो वहाँ पे जो भी कमाता है सोसाइटी से वो ख़ानदान के अंदर लाए और ख़ानदान के ताबे करे अपने आप को। और जब वो ख़ानदान के ताबे अपने आप को करेगा फिर जाकर सोसाइटी के अंदर इसारदारी पैदा होगी और इस्तिसाल का ख़ात्मा होगा। कई साहब, जिस तरह आपने पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से कुछ बातें की हैं, तो इस हवाले से जो इकाई की मलकियत पर आपने रोशनी डाली है जी, तो इसके एक होता है जी कि स्टेट मलकियत, स्टेट रियासत की मलकियत के हवाले से आप इस हवाले से भी कुछ बताएंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो रियासत है, रियासती मलकियत पूरी दुनिया में है। अब वहाँ पे सिर्फ सवाल ये है कि इस रियासती मलकियत पर अवाम का कंट्रोल किस तरह हो। वहाँ रियासती मलकियत एग्जिस्ट करती है, लेकिन असूल सिर्फ वहाँ पे जो सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है
कि वो रियासती मलकियत पर कंट्रोल अवाम का किस तरह हो और अवाम का कंट्रोल है या नहीं है। यहाँ पे हम कहते हैं जब वो अवाम के कंट्रोल में नहीं है तो अमरीत है, और जब अवाम के कंट्रोल में है तो जमहूरियत है। अब मसला ये हुआ कि रियासती मलकियत अवाम के कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहते हैं ये जितने भी रियासती अदारे हैं, आप देखें वापटा है। अब ये वापटा एक रियासती प्रॉपर्टी है और साथ रियासत के अंडर जो अदारे हैं वो इंडिपेंडेंट भी हैं। इसी तरीके से रेलवे है, वो रियासती प्रॉपर्टी है, लेकिन रियासत के अंडर जो अदारे जो हैं वो भी हैं। और इसी तरीके से जब हम कहते हैं एजुकेशन, अब एजुकेशन के अदारों को कोई भी दूसरा अदारा ये नहीं कह सकता कि वापटे वाला ये मेरे हैं, और वापटे वाले जो हैं की प्रॉपर्टी को एजुकेशन वाले ये नहीं कह सकते ये हमारी है। कानून ने अदारों को मलकियत बनाने की इजाज़त दी है, तो वो अदाराती मलकियत बेसिकली इकाई मलकियत है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो ख़ानदान की इकाई है वो भी इंडिपेंडेंट है, पार्टी की इकाई है वो भी इंडिपेंडेंट है, रियासत की इकाई है वो भी इंडिपेंडेंट है। अब रियासत के अंदर हज़ारों अदारे हैं और हर अदारे की मलकियत है, तो हम सिर्फ अदाराती मलकियत की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इकाई प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ना कि हम पर्सनल जो है ज़ाती मलकियत की बात। क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी, यूनी प्रॉपर्टी वो बेसिकली अनार्की पैदा करती है, वो किसी के पाबंद नहीं है। तो हम कहते हैं अगर आप कहते हैं जी हमें ज़ाती मलकियत के बगैर, ये मलकियत के बगैर इंसान के अंदर वो जज्बा नहीं पैदा होता जो वो अक्सर सवाल करते रहते थे। हम कहते हैं जज्बा जो है वो उसके अंदर इतना है कि वो रात दिन काम करता है अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। जब वो काम करता है तो उस काम के लिए वो फिर उसके अंदर इसारदारी का जज्बा होता है। तो इसका मकसद है इंसान बेसिकली इसारदारी की तरफ जाता है। अब निज़ाम ने वहाँ पे ज़ाती मलकियत की वजह से उनको लड़ा दिया। खामन बीवी आपस में लड़ते हैं, हम कचहरियों में बैठे हुए हैं, हमें पता है। तो उसमें जो है खामन बीवी लड़ते हैं, वालिदैन बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये लड़ाई की वजह क्या है? ज़ाती मलकियत है, वो फ़र्द वाहिद की मलकियत है। तो हम फ़र्द वाहिद की मलकियत के हामी नहीं हैं। हम कहते हैं इकाई की मलकियत, अदारे की मलकियत और रियासत की मलकियत, उसके हवाले से बात करते हैं। आपका रिकॉर्ड है से कमाने असल इंसान बुनियादी तौर पर सरदारी या सानी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ बीवी बच्चों वास्ते या अपने कुछ क्लोज रिलेटिव वास्ते वो एक कुदरती मुहब्बत होती है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, उस वजह ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਾਰ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अदरवाइज ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸਾਰ ਨਹੀਂ, ठीक है। वो जिस तरह ने पहले आख्या कि वाकई जिससे तुसां दी ज़ाती मलकियत ख़त्म हो जाती, मसलन इत्थे ही असी यहाँ असी 5-10 आदमी हैं, ठीक है जी। इतना असी अपनी मेहनत को एक जी यकजा करते हैं, ठीक है जी। ये आदमी ये आते जी मैं 5,000 रुपया महीने का कमा के आन के इतना जमा करता, मैं 500 करता हूँ। असी आखते जी वो आदमी तुसी आखो जी ये तो घट मेहनत करता है, ये जुड़ के दिल ही नहीं, इन्हों के भी दिल मतलब ज़ाहिर आन के कीजिए जमा हो जाते ना, वो फिर इंटरस्ट तो बाकी ख़त्म हो जाता है। शायद असा की तबाह हो गए, तुसी आते हुए प्राइवेटाइज कर दें, डी नैशनलाइज कर दें, नहीं करना चाहिए बल्कि करना चाहिए। जिस वे अदारे तुसें नुकसान दे सन, उस भी करप्शन हो सी, हर आदमी उन्हें लुटना तक लगे दा सी, तो उत्ते ज़ाहिर तबाह सन। डी नैशनलाइज वो किस वास्ते होंगे? क्योंकि वो एक इज्तमाही मलकियत है, कोई आदमी भी उस पर दिलचस्पी नहीं कहता पाया। मैं और सरकारी मुलाजम में बड़ी तनख्वाह लगी थी, मैं कोई गरज नहीं इस नाल के अदारा तरक्की कर सी या नहीं करता या जो कुछ भी है। ज़ाती मलकियत नहीं तो उतना ख़त्म हो गया। यही किसी आदमी की मलकियत हो चेक करे, अदारे कदे भी उन्हें प्राइवेट स्कूल चला दें, ठीक है, इन्हों की ज़ाती मलकियत है, ये ठीक है चलता है। इन्होंने को अच्छे क्वालिफाइड टीचर सरकारी स्कूलों में बैठे थे, वो नहीं चलते। असी अपने बच्चे उत्थे ना दाखिल कर दें क्योंकि वो इज्तमाही मलकियत है, और टीचर को दिलचस्पी नहीं, उसको दिलचस्पी सिर्फ इस नाल है कि उसको तनख्वाह कितनी मिलती है पे, बाकी नहीं कि उस अदारा तबाह होता है या स्कूल चलता है या नहीं चलता।
तो ये ऑटोमैटिकली अगर तुसी ज़ाती मलकियत ख़त्म कर सो तो इस तरह की चीज़ ख़त्म हो जूसे मेरा ख्याल है। कंपटीशन जो है वो डेमोक्रेसी की पैदावार है, गुड बेटर बेस्ट की पैदावार है, ज़ाती मलकियत की पैदावार नहीं है। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है कि ज़ाती मलकियत ये तो बैड वर्स की पैदावार, जिस तरह ये सोचते हैं कि ये आप कंपटीशन आप किस में लगाना चाहते हैं, बैड वर्स में लगाना चाहते हैं तो साम्राज्य बनेगा, फिर आप सब लोग साम्राज्य जो करता है उसको दुरुस्त कहें। वो जो काम कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया की दौलत लपेट कर, तो वो अपने पास लेके जा रहा है तो फिर ठीक है। हम तो एक जो शौरी जो बात करते हैं वो ये है, पहला तो हम रज़ा कराना तौर पे ज़ाती मलकियत की नफ़ी की बात करते हैं, क्योंकि तारीख़ में जबर से ज़ाती मलकियत की नफ़ी की बात की गई है, तो हम जबर के कायल नहीं हैं। अब शौरी तौर पर वो ख़ुद जब वो समझेंगे लोग क्या ये हमारी बेहतरी में, हमारी खुशहाली में, हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ज़ाती मलकियत है, तो वो इसको ख़ुद करेंगे। लेकिन जो लोग ज़ाती मलकियत की नफ़ी की बात भी करते थे लेकिन उन्होंने जमहूरियत नहीं लागू की। अब जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली कंपटीशन पैदा करती है, रिफाइनमेंट पैदा करती है। अब जब यहाँ पे जब हम कहें एक तरफ हम अमरीत रखें, दूसरी तरफ हम लोगों को कहें कि वो चोरी ना करें, डाके ना मारें, तो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी कोई भी नहीं है, क्योंकि लोग अकाउंटेबल कहाँ से जो है शुरू होते हैं, जब वो ख़ुद को इकाई के ताबे, अदारे के ताबे लाते हैं। अब अदारे के ताबे लोग नहीं होना चाहते, क्यों नहीं होना चाहते? उनके पीछे कौन सी ताकत है जो उनको अदारे से ताबे नहीं होने देती? वो ज़ाती मलकियत है। ज़ाती मलकियत की नफ़ी हो गई, वो सब लोग अदारे, ये तो आप कहते हैं कि एज लोगों का इंटरेस्ट, हम कहते हैं ज़ाती मलकियत की नफ़ी होगी, लोग ख्वाबें भी जो है अच्छाई की सोचेंगे और कंपटीशन भी अपनी सलाहियत को बढ़ाने का करेंगे। अभी तो सलाहियत के हवाले से कंपटीशन लगा ही नहीं है दुनिया में, तो ये लगेगा, आस्ते आस्ते लगेगा, लेकिन हम शौरी तौर पर इसकी बात करते हैं। जी काई साहब, इसको अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो इस तरह की जो निज़ाम रहा है वर्ल्ड में कुछ मुल्कों में, तो वहाँ पे इस तरक्कीत में मेहनत वाला कंसेप्ट तो ठीक था, तो वहाँ पे वोट वाला कंसेप्ट राइज क्यों नहीं, जानबूझ के राइज नहीं किया गया, या वहाँ पे जो बड़े बड़े थिंक टैंक मौजूद थे या कार्ल मार्क्स वगैरह, क्या उनके यहाँ वोट का, मेहनत के साथ साथ वोट का कंसेप्ट नहीं था क्या? असल में उनसे जो मार्क्स से सबसे बड़ी जो गलती हुई है, उसने कहा जी रियासत ख़त्म हो जाएगी। रियासत के ख़ात्मे का उसने एक नवीद सुनाई। बेसिक बात ये थी तबक़ात के ख़ात्मे की। अब तबक़ात का ख़ात्मा एक अलहदा इशू है, रियासत का ख़ात्मा एक अलहदा इशू है, तो हम कहते हैं रियासत ख़त्म ही नहीं हो सकती। अभी रियासत जो है वो ज़रूरत है समाज की, जिस तरह अभी हमने CPEC 2 स्टेट की वजह से CPEC बना है। अभी कौन सी जो है एक फ़र्द तो नहीं बना सकता ना, ये हमारे सोसाइटी के अंदर अगर देखा जाए, ये जो एक सिस्टम जो है यहाँ पे, तो अगर ज़ाती मलकियत की बात करें तो ये कंटोनमेंट में एक पूरा अदारा फेल हो गया। किस वजह से? को ज़ाती मलकियत के अंबार लगाने के चक्कर में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, जो निकासी आब के लिए थी, वो भी उन्होंने फ़रोख्त करके लोगों पर दे दी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो जी पता चलता है जी सारे का सारे लोग सैलाब में जी कर रहे हैं। अभी जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, तो ये कह रहे थे जो अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी है कि ये जो 20 ममालिक हैं, इनके प्रॉफिट की पॉलिसी ने ये पूरी दुनिया में सैलाब का निज़ाम, सैलाब का जो आफत जो है ये पैदा की, बर्बाद की है। तो ये आप जिस तरफ से भी आप देखेंगे, घर की लड़ाई से लेकर नेचर के ख़िलाफ़ भी
जो बात होगी उसके पीछे ज़ाती मलकियत ही है। इंसान ज़ाती मलकियत के लिए ज़िंदा नहीं है, इंसान ज़िंदगी के लिए ज़िंदा है, और ज़िंदगी उसकी इकाई के अंदर है, फैमिली के अंदर है। कोई भी इंसान इकाई के बाहर ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ये तो उन्होंने समाजी जहन नहीं बनाया जी, वो जी किसी जगह पे बैठ के जो है जी सब कुछ समझ जाएगा। हम कहते हैं नहीं, समाज के अंदर ही समझेगा। क्या अगर उनको वोट का हक मिलता है इस तरह के निज़ाम में, तो जो रियासत था उसके लिए खतरा था? रियासत के लिए कोई खतरा नहीं था, उनका माइंड सेट जो है डिक्टेटरशिप थी ना। जब आपने इनकलाब बंदूक के ज़रिए लाया है तो वहाँ पे लोगों को शऊर तो नहीं, जिस तरह भी हम कहते हैं जी इकाई मलकियत, तो जो हमारी बात नहीं माने तो हम कहें जी जो नहीं मानता तो उसके सार कलम करो। कैसे नहीं मानता, हमारे पास ताकत है जी, इसको बंदूक के ज़रिए मनवाओ जी। हम यही कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो बेसिकली नाम ही ज़ाती मलकियत की नफ़ी का है, और ख़ानदानी ये इकाई मलकियत और वोट को यकजा करने का है। मेहनत और वोट को यकजा करने का नाम जमहूरियत है। क्यों यूरोप में जमहूरियत नहीं है? वो कहते हैं जमहूरियत है, हम कहते हैं जमहूरियत नहीं है, वो वोट बेमैनी वोट है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वोट उसी वक्त बाहैसियत होगा, किसी विजडम की इक्कासी करेगा, जब मेहनत और वोट यकजा होंगे, और यकजा ज़ाती मलकियत की नफ़ी से होगा। और रशिया में, चाइना में उन्होंने वोट का निज़ाम नहीं लागू किया, तभी तो उनके इस वक्त साइंटिस्ट जो है डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि कितनी बड़ी उन्होंने तरक्की कर ली है, लेकिन उसका फ्रूट आम लोगों को नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जी मिल रहा है, पर लोग जो है वो सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, राय देने का भी नाम है ना। इंसान तो इंसानी दिमाग की वजह से है। अगर एक आदमी को सब कुछ दे दें, उसकी सोचने की सलाहियत ले लें, तो वो क्या रहेगा कुछ? खुशी तो सोचने समझने का नाम है। ये अब दो एक्सट्रीमिज्म आ गई ना। एक तो साम्राज्य निज़ाम जहाँ पे इनफरादी वो मेहनत है या वहाँ पे उनकी मोनोपोली है, साम्राज्य निज़ाम है, और एक हो गया इस तरह की। तो आप बीच वाली बात कर रहे हैं कि वोट और मेहनत मिला ली जाए, तो ऐसा कोई और भी लोग सोच रहे हैं? सिर्फ कई साहब ने जो पार्टी बनाई है यही सोच रहे हैं, और भी कुछ ऐसे लोग हैं? पूरी दुनिया सोच रही है जी। अच्छा, पूरी दुनिया का जिसके पास जहन है, विजडम है। ठीक है ना? पूरी दुनिया में आज तक जद्दोजहद तो यही होती रही कि आम इंसानों को फायदा पहुंचे। दानिश्वरों ने, इंसानों ने, मज़ाहिब ने, फिलॉसफी ने, साइंटिस्टों ने